हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा। इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो। मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, क्या इसका वर्कफ्लो होता है, क्या इसकी डिज़ाइन होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। लेट्स डिस्कस। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें डेटा सेट चाहिए, कंपाउंड की लाइब्रेरी चाहिए। कंपाउंड की लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम? ये हमारे पास कुछ डेटा सेट हैं, जैसे ड्रग बैंक और हमारे पास पबकैम। यहाँ से हम डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, और डेटा सेट जो डाउनलोड करेंगे वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो स्माइल्स की फॉर्म में होगा, CSV और SDF की फॉर्म में होगा। इवन समटाइम्स हमें वेब स्क्रैपिंग भी करना पड़ सकता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने वेब स्क्रैपिंग यूज़ नहीं करी, ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वेब स्क्रैपिंग का क्या है कि जब हमारे पास डेटा सेट डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं है, हम डेटा सेट वेब पेज पे अवेलेबल तो है पर हम डाउनलोड नहीं कर सकते, उस केस में वेब स्क्रैपिंग यूज़ करते हैं। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम जो वेब पेज पे डेटा डाउनलोड नहीं हो सकता उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हमारे पास डेटा कलेक्शन अगर है, अब लेकिन डेटा सेट वो कंप्लीट नहीं है कि उसको हम डायरेक्टली हम मॉडल में यूज़ करें और मॉडल को ट्रेन करें। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे उसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने पड़ेंगे कंपाउंड के, और इवन मिसिंग डेटा हो सकता है। बहुत सारे डेटा मिसिंग होते हैं, इन द सेंस कि उसमें वैलेंसी से प्रॉपर डिफाइंड ना हो, बॉन्ड और बॉन्ड वगैरह का इशू हो सकता है, स्ट्रक्चरल इशू हो सकते हैं। इन सबको प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। फाइनली अगर डेटा हमारे पास प्रोसेस फॉर्म में आ गया, देन उसमें हमें फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसमें क्या होगा, जैसे डेटा सेट हमने प्रोसेस कर लिया, डेटा हमारे पास है, लेकिन उस डेटा सेट का यूज़ करने से पहले उस डेटा सेट का जो रेंज होगा, आउटलायर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आउटलायर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा। जस्ट सपोज हमें ना जेंडर बेसिस पे पॉपुलेशन को और सैंपल्स को सेपरेट करना है, इधर मेल और फीमेल। तो हम क्या चेक करेंगे? बेसिकली मेल के कुछ फीचर्स होते हैं, फीमेल के कुछ फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स के बेस पर हम मेल और फीमेल में जो सैंपल्स है उसको मेल और फीमेल में सेपरेट कर देंगे। सैंपल साइज में जो फीमेल है और जो मेल है, मेल की जो हाइट है वो 5 से 6.5 थी, और फीमेल की जो हाइट होगी वो नॉर्मली 4 to 5.5 फिट होगी। लेकिन अगर हमारे पास 9 फीट का कोई मेल आ गया विद मस्कुलर, तो ये आउटलायर की तरह एक्ट करेगा। ये हमारे सैंपल को डिफाइन नहीं करता। तो ऐसे केस में हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलर वे में कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड की एक्टिविटी जो है, नॉर्मली जो कंपाउंड है उसकी एक्टिविटी एक रेंज में है। जस्ट सपोज करो सिंगल डिजिट से लेके 1 नैनोमोलर से लेके 10 to the power 4 नैनोमोलर और 10 to the power 5 नैनोमोलर में है ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसके फीचर्स कुछ इस टाइप के हैं जो कि इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो बिल्कुल ही अलग ही डोमेन में जा रहा है। वो उसकी जो एक्टिविटी होगी मे बी सपोज करो 10 to the power 7 नैनोमोलर, ठीक है। तो इसको हम आउटलायर कंसिडर करके रिमूव कर देंगे। सिमिलर वे में यूनी बाय और मल्टीवेरिएट एनालिसिस करनी पड़ेगी, हमें डेटा स्केलिंग करनी पड़ेगी। डेटा स्केलिंग किस लिए? जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो रेंज है वो सिंगल डिजिट से लेके 10 to the power 5 नैनोमोलर तक। तो ये जो रेंज है, ये रेंज इतनी बड़ी रेंज है जिसमें हम वर्क नहीं कर सकते, मशीन लर्निंग वर्क नहीं कर सकता। हमें इसे रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज कैसे? 0 to 1 में लाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉग स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लॉग स्केल में कन्वर्ट होगा, ये डेटा सेट जो हमारा ये स्केल हो जाएगा। नाउ फिर हमें फीचर इंजीनियरिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा।
फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम सब जस्ट सपोज कि हमारे पास डेटा सेट था, हमने उसे स्केल भी कर दिया, प्रोसेस ऑलरेडी था, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, या फीचर उसमें जस्टिफाइड और सिग्निफिकेंट फीचर नहीं है, वो फीचर हमें डेवलप करने पड़ेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करने पड़ेंगे। ठीक है, फीचर में भी एक से दो फीचर्स को मिला के एक फीचर ऐसा बनाना पड़ेगा जो जस्टिफाई करे हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी को, दैट्स अ फीचर इंजीनियरिंग। फाइनली हमारे पास अगर फीचर इंजीनियरिंग के बाद अगर हमारे पास कंपाउंड हर तरीके से तैयार है, लाइब्रेरी तैयार है, उसे मशीन लर्निंग में वर्क करने के लिए हम अपने डेटा सेट को ले जाके जो हमारा डेटा सेट है इसको स्प्लिट कर देंगे 3 में, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा, टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग डेटा के बेस पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन वैलिडेशन के डेटा के बेस पे अपने मॉडल को वैलिडेट करेंगे, और टेस्ट डेटा के बेस पे अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो उसे रिफाइन करेंगे। ट्रेनिंग डेटा, हमने ट्रेनिंग डेटा लिया, हमने जैसे डेटा हमारे पास 100% डेटा था, हमने इसे कर दिया 70, 20, 10%। 70% डेटा के बेस पर हमने ट्रेनिंग कर दी इसकी, लेकिन ट्रेनिंग करने के दौरान हमें ये चेक करना पड़ेगा जो डेटा यहाँ पे 70% में आया, ये डेटा सेट जस्टिफाई कर रहा है हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट को। I mean, ऐसा तो नहीं है कि मॉडल हम जिस पर्पस से डेवलप कर रहे हैं उसमें उस पर्पस को रीच करने के लिए डेटा सेट ही इनफ ना हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमें क्लासीफाइड डेटा सेट बनाना है जिसमें हमारा जो कंपाउंड होगा वो एक्टिव होगा या एक्टिव नहीं होगा, ये बनाना है हमें। तो हमने जो डेटा सेट दिया, डेटा सेट के अंदर हमारे पास दोनों टाइप के डेटा थे, एक्टिव और नॉन एक्टिव। अब हमने क्या किया, जब हमने स्प्लिट किया तो 70% डेटा के अंदर, अगर 70% डेटा के अंदर अगर 80% डेटा जो है वो नॉन एक्टिव हो और 20% डेटा जो है वो एक्टिव है, तो बेसिकली हमारा जो मॉडल जो ट्रेन होगा वो नॉन एक्टिव के बेस पर होगा, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। एक्टिव कंपाउंड तो है ही नहीं उसमें, तो कहीं ना कहीं मॉडल के जो रिजल्ट होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो हमें डेटा को, अगर इस में डेटा ही बैलेंस डेटा सेट नहीं है तो डेटा को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब है कि हमारे पास एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों ही डेटा सेट 50-50% होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो उसे फिर हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, और कैसे रिजॉल्व करेंगे, रीसैम्पलिंग के थ्रू वापस सैम्पलिंग करेंगे कि हमारा प्रॉपर डेटा सेट डिफाइंड हो 50-50% में। जैसे ही हमारा पास मॉडल ट्रेन होगा, हम वैलिडेशन करेंगे उसको वैलिडेशन डेटा सेट से, फिर हम चेक करेंगे कि डेटा जो रिजल्ट आ रहे हो प्रॉपर दे रहा नहीं दे रहा, तो फिर से ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग। जैसे हमारी ट्रेनिंग, हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा वैलिडेशन डेटा के बेस पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है, जैसे सपोज करो 80% एक्यूरेसी दे रहा है वो, 80% एक्यूरेसी देने के बाद हम उसे हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजर के थ्रू हम उसे मॉडल को फिर से रिफाइन करेंगे। रिफाइन क्यों करेंगे कि ये 80% या 90% को रीच कर सके, कि हमारा डेटा मॉडल जो है वो 90% एक्यूरेट है, जो प्रिडिक्शन होगी वो 90% करेक्ट प्रिडिक्शन होगी। जैसे हमारा मॉडल हाइपर पैरामीटर के थ्रू हमारा मॉडल ऑप्टिमाइज हो गया, मॉडल हमारा तैयार है, हम उस मॉडल को टेस्ट डेटा के साथ इवेलुएट करेंगे और मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अगर स्टिल देयर इज एन इशू देन हम मॉडल की परफॉर्मेंस को फिर से रिफाइन करेंगे बाय हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजर। देन फाइनली अगर हमारे पास मॉडल तैयार है, मॉडल तैयार होने के बाद हम उसमें हमारी जो न्यू लाइब्रेरी है, जो हम पबकेम से हो सकती है या जिंक डेटाबेस से हो सकती है, हमारी जो न्यू लाइब्रेरी हो गई है, ये न्यू लाइब्रेरी को
हम स्क्रीन करेंगे मॉडल में, और मॉडल हमारे फाइनली जो हमारा कंपाउंड देगा 10 to 20 हिट्स पोटेंशियल हिट मॉलिक्यूल दे देगा। इसको हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, देन इसकी एक्टिविटी करेंगे। ये है वर्कफ्लो मशीन लर्निंग का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मशीन लर्निंग पे आगे बढ़ने से पहले हमें ज़रूरत है आरडी किट की। आरडी किट क्या है, क्योंकि बिना आरडी किट को जाने हम मशीन लर्निंग में वर्क नहीं कर सकते, स्पेशली ये वाला प्रोसेस, ये आरडी किट के बिना हम कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, क्या यूज़ है इसका आरडी किट का? बेसिकली आरडी किट जो है ये ओपन सोर्स कैम इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर है। ये C++ और पाइथन में लिखा हुआ है। इसका यूज़ क्या है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में मैनिपुलेशन करने, मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस करना है, कुछ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है या रिमूव करना है, देन एनालिसिस करनी है कैम इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें QSAR डेवलपमेंट में। इसका स्पेशली यूज ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, अगेन कैम इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होगा इसका। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है? मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई, या तो वो स्माइल के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या 2D स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन, अगेन कि मॉलिक्यूल को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, कि अगेन या हम उसे 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जैसे अगर हमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, अब जैसे ये है, बेंजोइक एसिड, अगर इसको हमें चेंज करना है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एनालॉग्स बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। 3D कन्फर्मर जनरेशन में, कन्फर्मर जनरेशन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। डिस्क्रिप्टर एंड फिंगरप्रिंट्स, डिस्क्रिप्टर एंड फिंगरप्रिंट्स को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। केमिकल डेटाबेस, बेसिकली हम इतने एनालॉग्स बना के हम केमिकल डेटाबेस ही तो डेवलप करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें आरडी किट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ये कमांड है इसकी सिंपल, एक्सक्लेमेशन मार्क पे इंस्टॉल आरडी किट। एक्सक्लेमेशन मार्क नेसेसरी है जब आप गूगल कोलैब पे वर्क करोगे। नाउ डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टर्स एंड फिंगरप्रिंट्स। डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज अ डिस्क्रिप्टर्स। अब चाहे वो अब 0D हो सकता है, 1D, 2D, 3D, 4D। 0D का मतलब जस्ट केमिकल फार्मूला, भाई कंपाउंड के अंदर C12 कार्बन है, 25 हाइड्रोजन है, देन 5 नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स है। लेकिन ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकता। इसमें फिर हमने हमारा इसमें मॉलिक्यूलर वेट आ गया, फिर इसके अंदर हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे 0D, ये सारे हमारे 0D डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब आता है 1D। अब ये क्या है, ये हमारा स्माइल्स है। स्माइल बहुत सारे फॉर्मेट से बहुत सारे फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट है। अदरवाइज दूसरे फॉर्मेट है हमारे इंटरनेशनल केमिकल आइडेंटिफायर। ये स्माइल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा @ जो ये कायरलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1D है। ऐसे ही हमारा 2D, ये 2D स्ट्रक्चर है, जिसमें अपने स्ट्रक्चर देख रहे हो। बेसिकली जो ये वाली जो ग्रुप है, दिस इज आर्जिनिन, और जो ये वाला ग्रुप है दिस इज ल्यूसिन,
ऐसे ही थ्री डी रिप्रेजेंटेशन हो गया, थ्री डी स्ट्रक्चर, इसमें हर एटम के अपने एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसे में फोर डी में इंट्रैक्शन आता है, ग्रिड फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें प्रोटीन लिगैंड का इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, वो डिस्क्रिप्टर्स का यूज़ करना। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? बाइनरी वेक्टर्स 0 और 1 दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सर्टेन सबस्ट्रक्चर और पैटर्न विद इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब सपोज करो कि हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे, या फिंगरप्रिंट जनरेट करना है तो बेसिकली क्या क्या फीचर हो गए? पहला फीचर हो गया एलिफेटिक चेन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, फिर सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, नाइट्रोजन है कि नहीं है, नाइट्रोजन बैकबोन में है या फिर साइड में है। ये सारे अलग अलग कंडीशन हो गए। तो इस बेसिस पे हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के अंदर हम फीचर्स को डिफाइन कर देते हैं। या सपोज करो OH है कि नहीं है तो यस 1 आएगा, नहीं है तो 0। अब सपोज करो इसमें सल्फर है कि नहीं है, सेकंड सल्फर के लिए है तो सल्फर है कि नहीं है, सल्फर नहीं है इसमें तो 0 हो गया। फिर इसके अंदर एलिफेटिक है कि नहीं है, एलिफेटिक चेन है कि नहीं है, एलिफेटिक चेन है तो यस हो गया। डबल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है तो यस हो गया। अमीन है, यस हो गया। ये 1 0 1 1 1 इस तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, ये फिंगरप्रिंट्स हो गए। इसका यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली सिमिलैरिटी सर्च करने में। आज सपोज करो इसी फीचर्स के बेस पे अगर हमें किसी दूसरे कंपाउंड को लेके सर्च करना है, फाइंड करना है, तो उसका भी सेम हम इसी तरीके से फिंगरप्रिंट जनरेट कर देंगे और जो जो पैरामीटर मैच होंगे उनको उठा के हम सेपरेट कर लेंगे। इससे हमारा सिमिलैरिटी सर्च बेसिस पे हम वर्क कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं एज ए इनपुट फीचर फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, और इसी तरीके से इसको मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। 2 फिंगरप्रिंट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मैक्स और मॉर्गन। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में एडवांटेज क्या है? मैक्स में क्या होता है, लिमिटेड होती है, यहाँ पे वो बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्स जो होते हैं 166 होते हैं। हर एक बॉक्स एक फीचर्स को डिफाइन करता है। अगर फीचर है तो 1, नहीं है तो 0, अगेन है तो 1। तो इस तरीके से 166 फीचर्स होते हैं। लेकिन मॉर्गन के अंदर ये वेरिएबल होता है, इसकी 1 से लेकर 2048 तक होते हैं। तो बेसिकली उसका मतलब क्या हुआ, मैक्स के कंपैरिजन में मॉर्गन ज़्यादा मॉर्गन फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा वेरिंग फीचर्स को हैंडल कर सकता है, जबकि मैक्स नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होगा, मॉर्गन फिंगरप्रिंट्स जो होगा वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, जबकि ये नॉट एक्सपेंसिव रहेगा। डिस्क्रिप्टर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, जैसा मैंने बताया आपको। एंड फिंगरप्रिंट्स, बाइनरी वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सब स्ट्रक्चर्स लाइक 1 और 0। अब नाउ हमारे पास आरडी किट की ज़रूरत हमें पता लग गई, आरडी किट से हम कहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आरडी किट पे यूज़ किसको करोगे, स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर किसका, कंपाउंड का। लेकिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में यूज़ करोगे? आरडी किट जो है वो किसी भी केमिकल को या किसी भी कंपाउंड को मोल फॉर्म में कंसीडर करता है, या किसी भी मोल मतलब मॉलिक्यूल। ये मोल फाइल जो होती है बेसिकली, इसमें कंपाउंड के हर एटम की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसमें देखो फर्स्ट लाइन टाइटल को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड लाइन वो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। नाउ
इसमें ये लाइन देखो आप, इस लाइन के अंदर क्या पता चल रहा है, इट इज कॉल्ड एज काउंट्स लाइन। इसमें क्या होता है, 17 एटम्स, 17 बॉन्ड है इसके अंदर, फिर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, नंबर ऑफ एटम लिस्टेड, कायरल फ्लैग, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एस टेक्स्ट, रिएक्शन कंपोनेंट, इसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट। जो ये है ये जस्ट प्लेस होल्डर की तरह यूज़ कर रहा है। और ये वाला है V2000, दिस इज ए मोल फाइल फॉर्मेट वर्जन। अब जो ये वाला है ये पूरा होता है एटम ब्लॉक। इसमें हर एटम की इंफॉर्मेशन होती है, और जिसमें ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वाला पोर्शन देखो, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री, वैलेंस, एक्स्ट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है मॉल फाइल के अंदर। और जो यहाँ पे होता है ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ब्लॉक। बेसिकली इसमें बॉन्ड की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एटम 1 कनेक्टेड विद एटम 2 बाय सिंगल बॉन्ड, एटम 2 connected with atom 3 by 4 bond, atom 3 connected with atom 4 by 1 bond। इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है और लास्ट में ये एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मोल फाइल का फॉर्मेट। SDF मीन्स स्ट्रक्चर्ड डेटा फाइल। It is basically not a mol file। इसमें होता क्या है, जस्ट सपोज अगर ये SDF फाइल है, इस SDF फाइल से बहुत सारी मोल फाइल होती है। जस्ट सपोज ये एक मोल फाइल है, ये दूसरी मोल फाइल है, ये दोनों मोल फाइल्स सेपरेट होगी बाय $4 यहाँ पर आप देखिए कंपाउंड 1, ये देखो ये आपका मोल फाइल है ये। अब नाउ यहाँ पे $4 आ गए, एक मोल फाइल और एक मॉलिक्यूल कंप्लीट यहाँ पे। नाउ कंपाउंड 2 स्टार्ट हुआ, नाउ यहाँ पे अगेन $, नाउ कंपाउंड 3 स्टार्ट हुआ। तो 3 कंपाउंड दो बार $, से सेपरेट हो गए। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू।